एपिसोड 5। कहानी अब आगे। क्या हुआ? जिया ने मुझे कमरे में क्यों आने के लिए बोला। मुझे पता है कि आप भी बहुत परेशान हैं इस तरह से हमारी बेटी के किडनैप होने से। अभी रानी दुख व्यक्त कर ही रही थी कि तभी मोहन उसके पास आते हुए उसके बाल को अपने हाथों से खींचते हुए दांत पीसते हुए बोला, ये जो तुम मेरे सामने नौटंकी कर रही हो ना, उसे बंद करो। मुझे पता है तूने ही उस मनहूस को यहाँ से भगाया है। तू तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, इसीलिए तो उसे मंडप से ही भगा दी। तुझे तो मेरी इज्जत की शुरू से ही कोई फिक्र नहीं है। मुझे उस मनहूस के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मेरी बला से वो जहाँ भी गई हो वहीं मर जाए। मुझे इस वक्त किसी और बात की टेंशन है, समझी? और मैंने तुझे यहाँ पर उसके बारे में दुख जताने के लिए नहीं बुलाया है। चुपचाप ये मंगलसूत्र खोल कर ला, मुझे दे दे। इस वक्त मुझे इसकी बहुत जरूरत है। मंगलसूत्र देने की बात सुनते ही रानी झट से अपने मंगलसूत्र को दोनों हाथों से पकड़ थोड़ा दूर हटते हुए बोली, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये मंगलसूत्र मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? नहीं, ये नहीं दूंगी मैं। क्या कहा तूने? तू मुझे ये मंगलसूत्र नहीं देगी? बड़ी आय पतिव्रता पत्नी बनाने वाली। चुपचाप मान रहा हूँ, दे दे, वरना मुझे दूसरे तरीके से लेने भी आते हैं। ये गले में लटका के साबित क्या करना चाहती है तू? जब तेरा पति ही नहीं रहेगा, मेरे गर्दन पर तलवार लटकी पड़ी है और तुझे इस मंगलसूत्र की पड़ी है। चल दे मुझे ये बोल मोहन जबरदस्ती रानी के गले से वो मंगलसूत्र खींचने लगा। उसी छिना झपटी में मोहन गुस्से में रानी को जोर से धक्का दे दिया, जिससे रानी का सर जाकर एक अलमारी से टकरा गया और वो चोट इतना ज्यादा जोर से उसके सर पर लगा कि वो एक बार में ही उसके प्राण छूट गए और वो अलमारी से टकरा जमीन पर गिर गई। उसके सर से खून भी बहे जा रहा था। जैसे ही मोहन ने उसके सर से खून बहता देखा, वो बहुत डर गया और खुद में ही बोला, ये क्या हो गया? रानी रानी उठो। पर उसके काफी बोलने पर भी जब रानी के आंख नहीं खुल रहे थे, तब वो डर गया कर धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते हुए मन ही मन सोच रहा था, कहीं ये मर तो नहीं गई? बाप रे, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं इस सब में ना फंसूं। ये सब सोचते हुए वो रानी के पास जाकर धीरे से उसके दिल पर हाथ रखते हुए चेक किया कि वो जिंदा है या फिर मर गई। जैसे ही उसने उसके दिल पर हाथ रख, झट से हाथ हटाते हुए डरी हुई आवाज में बोल पड़ा, अरे बाप रे, ये तो सच में मर गई। अब मैं क्या करूं? मैंने ये सब जानकर नहीं किया है, पर पुलिस ये थोड़ी ना समझेगी। मुझे अब खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। ये बोल वो झट से खड़ा हो गया और जाकर जल्दी से दरवाजा लगा दिया, फिर जल्दी से एक रस्सी ढूंढने लगा। जल्द ही उसे एक रस्सी भी मिल गई। वो जल्दी से वो रस्सी रानी के गले में लगा दिया और उसके सर पर से खून को पोंछ उसे कमरे में जो पंखा था उससे टांग दिया और खुद उससे दूर खड़े होकर धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो रानी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तूने मेरी बात ही नहीं मानी, इसीलिए मेरे हाथों ये सब हो गया। खैर, अब भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ये बोल वो मंगलसूत्र अपने जेब में रखते हुए बोला, अब तुझे इसका क्या काम, मैं इसे यूज कर लूंगा। अभी कुछ देर बाद जब सब तुम्हें ढूंढने लगेंगे तो मैं सबको ये कहानी सुना दूंगा कि अपने बेटी के भाग जाने से तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा, जिसे तुम बर्दाश्त नहीं कर सकी, और इसी वजह से तुमने अपने आप को खत्म कर ली। और थोड़ा आंसू बहा दूंगा। वाह मोहन, तुम तो बहुत तेज हो, अपनी बीवी के मौत से भी तुमने फायदा निकाल लिया। ये बोल मुस्कुराते हुए जल्दी से कमरे के पिछले वाले दरवाजे से चुपके से निकल गया और जल्दी से अवधेश के पास जाते हुए झूठी आंसू बहा कर बोला, सेठ जी, मेरी बेटी का कुछ भी पता चला? पता नहीं कौन बदमाश मेरी बेटी को उठा कर ले गया, पता नहीं वो किस हालत में होगी इस वक्त मेरी बच्ची। ये बोल झूठी फिक्र दिखाने लगा। देखो मोहन, भगवान पर भरोसा रखो, वो हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। देख लेना, बहुत जल्दी ही हमें हमारी बेटी मिल जाएगी। बस तब तक तुम अपना और भाभी जी का ख्याल रखो। वैसे भाभी जी कहीं दिख नहीं रही है। अभी तो वो यहीं पर थी। पता नहीं, अभी तो मुझे भी यहीं पर दिखी थी, पर पता नहीं कुछ वक्त से मैंने भी उसे नहीं देखा है। हो सकता है इधर उधर ही होगी कहीं। अभी मोहन ये बोल ही रहा था, तभी कुछ लोग हल्ला करते हुए भागे भागे उन दोनों के पास आए। इधर पलक एक अंधेरी सी कोठरी में बंद पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसे प्यास भी लग रही थी। काफी चिल्ला चिल्ला कर उससे आवाज भी बैठ गए थे, पर वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। पलक पानी के लिए तड़प रही थी, लेकिन उसे वहां सिवाय अंधेरा के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो खुद में ही बोली, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। प्लीज मेरी कोई हेल्प करो, मुझे क्यों इस तरह से बांध कर रखे हो? प्लीज मुझे प्यास लगी है, पानी तो दे दो। तभी एक आदमी नकाब पहने हुए उसी अंधेरा में उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। उस नकाबपोश आदमी को अपने तरफ बढ़ते देख पलक डर गई और मन ही मन बोली, ये है कौन जिसने मुझे इस तरह से बांध कर रखा है? फिर डरते डरते बोली, तुम कौन हो और मुझे इस तरह से क्यों पकड़कर इस अंधेरे जगह में रखे हो? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी माँ मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी, मुझे उनके पास जाना है, प्लीज मुझे छोड़ दो। पर वो आदमी ना तो एक शब्द बोला और ना ही अपना चेहरे पर से वो मास्क हटाया।
बस पानी का ग्लास उसके एकदम नजदीक रख वहां से चला बना। बेचारी पलक उससे पूछती रही, रिक्वेस्ट करती रही कि उसे छोड़ दे, पर उसने एक बार भी पलटकर उसे नहीं देखा। इधर जब अवधेश ने देखा कि कुछ लोग उनकी तरफ भागते भागते आ रहे हैं, तो उन्होंने उन सभी से शांति से पूछे, अरे आप सभी इतना हाफते हुए भागे भागे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, क्या कुछ बात है क्या? गांव के ही एक आदमी ने दुखी होते हुए बोले जा रहा था। हाँ सेठ जी, दरअसल हम जब उस कमरे के तरफ से गुजर रहे थे तो अचानक से मेरी नजर उस कमरे के खिड़की पर पड़ गई और मैंने देखा कि अंदर रानी भाभी पंखे में रस्सी से लटकी हुई है। ये देखते ही मैं दौड़कर मोहन भाई को ये बताने इधर आ गया। उस आदमी की बात सुनते ही मन मोहन बोला, अरे वाह, मुझे तो उम्मीद थी कि किसी की नजर उस और सुबह तक पड़ेगी, पर इसने तो अभी ही देख लिया। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है, अब अपनी नौटंकी शुरू कर देता हूँ। ये बोल झट से जोर जोर से रोने लगा और उस आदमी को पकड़ते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो रानी यहीं पर थी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी रानी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। ये बोल वो बेहोश होने का नाटक कर नीचे जमीन और गिर गया। अचानक से जमीन और गिरते देख अवधेश उसे संभालने लगा और जल्दी से उसे उठाने की कोशिश करने लगा, पर जब मोहन ने अपनी आंखें नहीं खोली तो उसने कुछ लोगों की मदद से उसे उठाकर बाहर एक खटिया पर लिटा उसके ऊपर पानी छिड़कने लगा। पानी के छिड़कने से मन ही मन मोहन गुस्सा करते हुए बोला, अरे ये लोग मुझ पर पानी क्यों छिड़के जा रहे हैं? अगर मैं इतनी जल्दी उठ गया तो उन लोगों को मुझे पर शक हो जाएगा। भले ही कितना ही पानी क्यों ना छिड़क लो, मैं तो नहीं उठने वाला हूँ। ये सोचो अपनी आंखें बंद ही किए रखा। जब अवधेश ने देखा कि मोहन नहीं उठ रहा है तो उसने जल्दी से अपने फैमिली डॉक्टर को फोन कर वहां पर आने के लिए बोला। इधर गांव वालों में मिलकर किसी तरह से रानी के बॉडी को पंखे से उतार उसे जमीन पर लिटा उसके ऊपर एक चादर ओढ़ा दिया। अवधेश ने जैसे ही रानी की बॉडी को देखा वो बहुत दुखी हो गया और धीरे से बोला, ये सब क्या हो गया भगवान जी? अभी यहीं पर कितनी खुशी का माहौल था, इनकी बेटी की शादी हो रही थी और एक ही पल में यहाँ का पूरा माहौल ही बदल के रख दिया। एक तरफ भाभी जी ने आत्महत्या कर ली और दूसरी तरफ मोहन को अलग सदमा लग गया है। इसका तो पूरा परिवार ही बिखर गया। मेरे नजरों के सामने ये सब हो गया और मैं कुछ भी ना कर सका। पता नहीं कौन था वो जिसने इसकी बेटी को उठाकर यहाँ से ले गया। पुलिस भी पता नहीं कब तक उसे ढूंढ पाएगी। अब प्लीज भगवान उस बच्ची के साथ कुछ गलत मत होने देना, उस बच्ची का साथ देना। ये बोल एक वो गहरी आंखें भर शांत वहीं खड़े रहे। इधर पलक थक चुकी थी सभी को आवाज दे देकर, लेकिन जब उसने देखा कि उसके कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है तब उसे एक आइडिया आया जिससे वो वहां से छूटकर भाग सकती थी। ये आइडिया आते ही वो झट से पानी का ग्लास को किसी तरह अपने हाथ से उठाया और पानी के ग्लास को जोर से अपने हाथ से जमीन पर छोड़ दिया, जिससे कि कांच का ग्लास टूट गया और पलक झट से कांच के टुकड़े को उठाने के लिए अपनी कुर्सी को भी गिरा लेती है और किसी तरह से वो कांच का एक टुकड़ा उठा लेती है। कांच का टुकड़ा हाथ में आते ही पलक के चेहरे और एक अलग सी ही खुशी आ जाती है और वो भोलेनाथ से कहती है, थैंक यू भोलेनाथ मुझे ये आइडिया देने के लिए। अब मैं ये रस्सी काटकर जल्दी से यहाँ पर से निकल जाती हूँ। पता नहीं माँ मुझे लेकर कितना परेशान हो रही होंगी, मुझे जल्दी से घर पहुँचना ही होगा। ये सोच वो रस्सी काटने लगी, तभी उसके कानों में हंसने की एक आवाज आई जिसे सुन वो एकदम से सन्न रह गई। पलक जैसे तैसे वो कांच का टुकड़ा अपने हाथ में उठाती है, जिससे कांच से उसकी हाथ में से भी खून बह निकलता है और फिर भी हिम्मत के साथ वो अपने हाथ में बंधी रस्सी को काटने लगती है। लेकिन अभी वो कुछ रस्सी को ही काट पाई थी कि तभी वहां पर एक आदमी आ गया और जोर जोर हंसने लगा। उसकी हंसी सुनते ही पलक झट से उसकी तरह देखने लगी, पर अंधेरे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता था, तो वो गुस्सा गई और बोली, अगर तुम में हिम्मत है तो यूं पीछे से क्या वार करते हो, सामने आओ। तुम्हें मुझसे इतना डर लग रहा है कि मेरे समाने अपना चेहरा छुपा कर आते हो, तू है तुम जैसे इंसान पर। उसकी बात सुनते ही अक्ष को बहुत गुस्सा आ गया और वो तेजी के साथ पलक के पास आते हुए उसे दीवार से सटक खुद उसके एकदम से करीब जाते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जरा फिर से बोलना तो। और रही बात मेरे नकाब की तो वो तो मैं किसी से नहीं डरता, तो तुम क्या चीज हो जो मैं तुमसे डर कर अपना चेहरा छुपाऊंगा? ये लो देख लो मेरा चेहरा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब से तुम उस चेहरे को कभी भी नहीं भूल पाओगी। ये बोल वो हंसने लगा। अचानक से अक्ष को अपने पास देखकर पलक एकदम से हैरान रह गई और बोली, मुझे तो पहले ही समझ लेना चाहिए था कि इतनी घटिया हरकत तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता है। मुझे इतना तो पता था कि तुम इतना घटिया हो कि किसी की रेस्पेक्ट तुम्हारे बस की बात नहीं है, पर आज ये भी पता चल गया कि तुम अपनी माँ बाबा का भी रेस्पेक्ट नहीं करते हो। तभी तो उसके समझाने के बावजूद तुमने फिर से इतनी घटिया हरकत की। देखो मिस्टर अक्ष, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पलक की बात सुन अक्ष उसके एकदम नजदीक जाते हुए धीरे से कहता है, अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? जब धमकी दे ही रही हो तो ये भी बता दो आखिर क्या कर लोगी तुम? अगर मैं चाहूँ तो कुछ क्या बहुत कुछ कर सकता हूँ।
देखो अक्ष, मुझसे दूर रहो समझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ? ये बोल अक्ष उससे थोड़ा दूर हो गया और पलक की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी औकात तो इतनी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ एक रात बेड पर भी सोओ। अरे मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। अगर मैं एक इशारा करूँ ना तो लाखों लड़कियां मेरे साथ एक रात बिताने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाती है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ? छह, मैं तुम्हें छूना भी पसंद नहीं करता हूँ, पर जो तुम्हारी वजह से मेरी माँ को तकलीफ हुई है ना, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, वो भी पूरा का पूरा। आज रात भर मैं तुम्हें इसी तरीके से यहाँ पर बांध कर रखूंगा और कल सुबह होते ही तुम आजाद हो जाओगी अपने घर जाने के लिए। जब तुम अपने कस्बे में कदम रखोगी तब सारे लोगों की जुबां पर बस एक ही बातें होंगी कि तुम एक रात किसके साथ बिता कर आए हो। सभी बस इसी बात को बोल रहे होंगे और वो सब सुनकर तुम पर जो बीतेगी, वाह मैं तो ये सब सोचकर अभी से ही एक्साइटेड हुए जा रहा हूँ। तब जाकर मेरा बदला होगा पूरा। तो इस वो जो तुम ये नाकाम कोशिश किए जा रही हो ना यहाँ से भागने की, वो सब बेकार है, क्योंकि ये सारी कोशिश तुम्हारे कोई काम नहीं आने वाली है, समझी? इसीलिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप रात भर यहीं पर पड़ी रहो और कल सुबह होने का वेट करो आजाद होने के लिए। अक्ष की बात सुनकर पलक बोली, छह, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। रही बात तुम्हारे माँ की तकलीफ की, तो वो मेरी वजह से दुखी नहीं है बल्कि तुम्हारी घटिया करतूतों की वजह से तकलीफ में है, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम जो चाहोगे वही होगा? मेरे भोलेनाथ मेरे साथ है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम भले कितनी ही घटिया कोशिश क्यों ना कर लो। इस पर अक्ष वहां से जाते हुए बोला, हाँ हाँ वो तो कल सुबह सब पता चल जाएगा कि तुम्हारे भोलेनाथ नाथ कितना साथ है तुम्हारे। अब मुझे तो आ रही है नींद, इसीलिए मैं तो चला सोने। तुम यहाँ बैठकर रोती रहो सुबह तक। ये बोल वो वहां से चला गया। पलक बेचारी अक्ष की बात सुनकर वहीं बैठ रोने लगी और बोली, भोलेनाथ आप बस मेरी माँ के साथ रहिएगा। मैं जानती हूँ कि वो मेरे इस तरह किडनैप होने से काफी परेशान होंगी और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप उनका साथ दीजिएगा। ये बोल पलक रोते रोते वहीं सो गई। अगली सुबह इधर मोहन उठता है और जल्दी से खटिया पर से उतर जाकर रानी के पास बैठ जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकती हो? अब मैं किसके लिए जीऊंगा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब बोल बोल रो रहा था और मन ही मन बोल रहा था, ये सब नौटंकी तो मैं बस इन गांव वालों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे जीने या मरने से। मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ कि तू भी मर गई और वो मनहूस भी मेरे लाइफ से गई। अब तो मैं ऐसे जीऊंगा और अपने बेटे के साथ उस घर पर राज भी करूंगा कुछ वक्त के बाद। ये सब सोच मोहन फिर से चीखने चिल्लाने लगा। उसको ऐसे रोते देख सभी उसे संभाल रहे थे और समझा रहे थे कि जाने वाले को कौन रोक सकता है। वो भी सभी की सहानुभूति बाटोरे जा रहा था। अवधेश भी काफी दुखी था इन सब से और मोहन को ढाढ़स दे रहा था कि वो इस वक्त हिम्मत से काम ले। फिर अवधेश ने मोहन से रानी की बॉडी को जलाने की बात कही। देखो मोहन, अब रानी का तुम्हें ही अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरा करना होगा। बेचारी के अंतिम संस्कार के समय उसकी बेटी नहीं है, पर हम इसे ऐसे ही तो नहीं रख सकते हैं ना। पर सेठ जी मैं कैसे? देखो तुम किसी भी चीज की चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर देता हूँ, तुम सिर्फ हिम्मत रखो। मोहन तो चाहता यही था कि रानी को मौत पर भी उसका 1 रुपया खर्चा ना हो, इसीलिए वो अभी तक रुका हुआ था। जैसे ही अवधेश ने कहा कि सारी खर्चा वो उठाएगा तो वो जल्दी जल्दी सारा काम करने लगा और रानी की बॉडी को लेकर शमशान घाट पहुंच गया। इधर जब सुबह अक्ष की नींद खुली तो लगभग 7 बज रहे थे। वो घड़ी देखकर बोला, अब जाकर उसको खोल देता हूँ। अब मेरा काम हुआ खत्म और गांव वालों का होगा शुरू। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो वहां पर पलक नहीं थी, सिर्फ रस्सी पड़ी हुई थी। उसे देखकर अक्ष जल्दी से वो रस्सी उठाते हुए बोला, लगता है वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई। नोटबैग काफी हिम्मत है उसमें, पर कोई बात नहीं, अब भी मेरा प्लान वर्क करेगा ही। ज्यादा से ज्यादा वो कुछ देर पहले ही निकली है, तभी तो ये खून अभी तक ताजा ही है जो रस्सी काटते वक्त उसके हाथ में कांच के लगने से बहे थे। पलक वहां से किसी तरह निकल तो गई थी, पर रात भर ना ही खाना और ना ही पानी के एक बूंद की वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। ऊपर से उसके हाथ में भी काफी गहरी चोट लग गई थी, पर किसी तरह वो भागते भागते अपने गांव जा पहुंची। जब वो अपने गांव पहुंची तो सभी उसे बस चुपचाप देखे जा रहे था और अपने अपने में फुसफुसाए जा रहे थे। पलक ये सब देख कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो लोग उसे देखकर ऐसे क्यों आपस में बात कर रहे हैं, पर वो सबके बातों पर से ध्यान हटा जल्दी से अपने घर पहुंची। वो जब अपने घर पहुंची तो घर में सारा सामान बिखरे हुए पड़ा था। उसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो गई और खुद में ही बोली, ये सारा सामान इस तरह से बिखरा हुआ क्यों पड़ा है? फिर जल्दी से अपने माँ को आवाज देते हुए बोली, माँ, माँ कहाँ है आप? देखिए मैं आ गई। मैं जानती हूँ कल रात से आप बहुत परेशान होंगी, लेकिन देखिए ना मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक और सही सलामत हूँ।
लेकिन जब उसके इतना पुकारने पर भी कहीं से कोई आवाज नहीं आता है तो पलक मन ही मन कहती है, माँ तो मेरी एक आवाज सुनते ही झट से आ जाती थी, तो आज मेरे इतना बुलाने पर भी वो क्यों नहीं कोई जवाब नहीं दे रही है। आखिर माँ है कहाँ? घर में तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। हो सकता है कि रजनी चाची के घर गई हुई हो, मैं जाकर एक बार देख लेती हूँ, ये बोल वो झट से अपने घर से बाहर निकली। थोड़ी ही दूर रजनी के घर जाते हुए बोली, रजनी चाची माँ यहाँ पर है क्या? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ पर वो मुझे कहीं भी देख ही नहीं रही है। पलक की बात सुन रजनी रोने लगी। उसे रोते देख पलक थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अरे चाची आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या आपको? पलक बेटा वो दरअसल रानी। माँ, क्या हुआ है माँ को? पलक अपने माँ का नाम सुनते ही घबराते हुए पूछी, बताइए नहीं चाची क्या हुआ है माँ को? वो कल जब वो घोड़े वाला तुम्हें उठा कर ले गया ना, उसके बाद सभी परेशान हो गए थे, तुम्हारे पापा तो बस रोए जा रहे थे। वहीं पर रानी भी थी, पर पता नहीं कब वो सबके बीच में से चली गई, और जब गांव में से ही किसी की नजर तुम्हारे खरीकी पर पड़ी ना, तो तुम्हारी माँ रस्सी से पंखे में लटकी हुई थी। ये देखते ही सारे गांव वालों ने मिलकर उसको जल्दी से पंखे से उतारा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसकी प्राण जा चुकी थी। और तुम्हारे पापा को जब ये बात पता चली तो वो भी बेहोश हो गए थे। चाची की बात सुन पलक को झटका सा लग गया और वो जोर से बोली, प्लीज चाची आप अपना मुंह बंद कीजिए। आपको क्या लगता है कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं मान लूंगी? मेरी माँ को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ही ठीक और सही सलामत है। आप झूठ बोल रही है। पलक बस बोले जा रही थी, उसे उस हालत में देखकर कुछ गांव की और औरतें वहां आते हुए बोली, हाँ पलक रजनी सही बोल रही है, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, वो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। लेकिन पलक मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी एक औरत इठलाते हुए बोली, अरे एक तो पहले खुद अपनी माँ को खा गई और अब दिखावा कर रही है। तूने ही तो मारा है उसे, खुद तो शादी पर से भाग गई और छोड़ गई उसे सबके बीच ताने सहने के लिए, इसीलिए तो उसने आत्महत्या कर ली ताकि उसे लोगों के ताने ना सहनी पड़े। चुप कर कमला, तुझे कब क्या बोलना है जरा सा भी समझ नहीं है। इस वक्त ये बच्ची एक तो ये सब सुनकर वैसे ही सदमे में है, ऊपर से तू उसे सहानुभूति देने के बजाय उसी पर सारा दोष मधे जा रही है। हाँ तो गलत क्या बोल रही हूँ मैं, इसी ने तो अपनी माँ को मारा है। पलक की तो उसे एक मिनट में मानो जिंदगी ही लूट गई हो, वो बिल्कुल टूट गई और जमीन पर बैठ गई। बस बार बार उसके सामने उसके माँ का ही चेहरा आ जाता था, जिसे याद कर वो रोए जा रही थी। उससे तो अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि माँ ने आत्महत्या कर ली, जबकि वो मुझे खुद यहाँ से भाग जाने को बोल रही थी। फिर वो सोची शायद माँ मुझे यहाँ से भगा खुद यही करने वाली थी। तभी उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि उसी ने अपने माँ को मारा है और वो गुनहगार है उसके मौत के। रजनी पलक को संभालते हुए बोली, देख पलक जो होना था वो हो गया और इसे बदला नहीं जा सकता है। पर तुझे इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। तू तो जानती ही है कि रानी तुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, और अभी भी वो जहाँ भी होगी बस यही चाहती होगी कि तू हमेशा ही खुश रहे और अपने जिंदगी में आगे बढ़े। तो तू इस तरह रोकर उसे दुखी करना चाहती है, बोल। रजनी की बात सुनकर पलक अचानक से ही अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, शायद आप सही बोल रही है चाची, मैं इस तरह बैठकर रोऊंगी नहीं, बल्कि मैं अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लूंगी। अब मुझे अपने जीवन जीने का एक मकसद मिल गया, जिसे पूरा किए बिना मैं तो नहीं मरने वाली हूँ। ये बोल वो एकदम से पूरी जोश के साथ वहां से अपने घर आ गई। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे।